नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ विनोद महर्षि जी की रचना का पार्ट 2। राजमहल में एक अलग सा उत्साह था और प्रजा के भी खुशी की लहर थी। राज्य के बहादुरों की परीक्षा को देखने के लिए राजमहल के सामने के बड़े मैदान के चारों तरफ हजारों लोग जुटने लगे। राजा और रानी के मन में शंका भी थी तो खुशी भी थी, लेकिन इन सबसे अलग दो लोग अलग तरीके से ही सोच रहे थे। एक तरफ चक्रधर था तो दूसरी तरफ वीरप्पा था। चक्रधर चाहता था कि इस बार वीरप्पा ना जीते बल्कि कोई और इस स्पर्धा का विजेता बने, और दूसरी तरफ वीरप्पा अपनी जीत की पूरी तैयारी कर रहा था। बाहर स्पर्धा की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर थी तो अंदर सैन्य शिविर के वीरप्पा अभ्यास कर रहा था। तीरंदाजी में वो कुशल तो था, लेकिन फिर भी स्पर्धा के उतरने से पहले अपने हाथ आजमा रहा था ताकि सही वक्त पर उसका निशाना सही जगह लगे। खैर, वो दिन आ गया जिस दिन स्पर्धा होनी थी। सुबह सुबह ही राजधानी में नगाड़े बजने लगे थे और साधारण प्रजा जन इकट्ठे होने लगे थे। दिन के पहले प्रहर में स्पर्धा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शाही रथ में राजा और रानी आए। मैदान के एक कोने में ऊंचे सिंहासन पर राजा और रानी बैठे थे। सामने योद्धाओं की पंक्ति थी और उस पंक्ति के अंत में सुकुमारी राजकुमारी चंद्रावती धनुष लिए खड़ी थी। सेनापति चक्रधर और विशंभर इस स्पर्धा के निर्णायक थे। अंतिम मुहर राजा की लगनी थी। वीरप्पा उस कतार में अपनी धनुष लिए खड़ा था। खैर, सेनापति के आदेश से स्पर्धा शुरू हुई। ऊंचे आसन पर सेनापति ने खड़े होकर आदेश पढ़ा और राजा ने हरी झंडी दिखाई। सभी योद्धाओं ने प्रत्यंचा चढ़ा रखी थी। राजा जी के इशारे से तीरंदाजों ने निशाना लगाना शुरू कर दिया। वीरप्पा ने सबसे पहले निशाना साधा, जो कि ठीक लक्ष्य पर लगा, जैसे कि सभी को उम्मीद थी। प्रजा ने तालियां बजाई और राजा रानी ने भी। दिखावे के लिए चक्रधर ने भी तालियां बजाई। उसके बाद एक एक करके सभी योद्धाओं ने निशाने लगाए, लेकिन वीरप्पा के अलावा कोई भी लक्ष्य को भेदने में सफल नहीं हुआ। सबके तीर निशाने से चूकने लगे और चक्रधर की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि वीरप्पा ही अब तक का विजेता था और वीरप्पा की जीत से चक्रधर कब तो समस्या होनी ही थी। साथ ही वो यह भी जानता था कि वीरप्पा प्रजा के लिए उपयुक्त व्यक्तित्व नहीं था। सबसे अंत में राजकुमारी चंद्रावती की बारी थी। रानी तारामती बहुत चिंतित थी, लेकिन वैभवराज बहुत खुश थे। रानी के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर वैभवराज ने रानी से पूछा, राजा प्रिय, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। रानी, खुश कैसे महाराज? चिंता का कारण तो जायज ही है। राजा, आज हमारी बेटी इतनी कम उम्र में ही इन महान योद्धाओं के साथ इतनी कठिन परीक्षा देने जा रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? रानी, महाराज, यही तो मेरी चिंता का कारण है। आपके लिए क्यों नहीं है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आज डर लग रहा है। राजा, क्यों? इसमें आप चिंतित क्यों हो? मेरे अनुसार तो आपको खुश ही होना चाहिए। रानी, महाराज, राजकुमारी तो नादान है। अभी तो वो शस्त्र विद्या सीख रही है। उसे इतना ज्ञान भी नहीं है। कहीं हार गई तो राज परिवार का नाम गिर जाएगा। राजा, रानी साहिब, यही तो फिक्र की बात है कि इतने कुशल धनुर्धारियों में अपनी छोटी सी पुत्री का साहस तो देखिए आप। यहाँ हर और जीत नहीं, बल्कि साहस का परिचय तो बखूबी मिल रहा है। रानी, लेकिन महाराज, यदि राजकुमारी का निशाना ठीक नहीं लगा तो? राजा, रानी साहिबा, आप नकारात्मक भाव मत लाइए। और रही बात निशाने की, तो मुझे भी पता है कि उसका निशाना अभी स्टिक नहीं है, लेकिन इसमें चिंतित होने जैसा कुछ नहीं है। रानी, महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि राजकुमारी का निशाना चूक गया तो शाही परिवार की तौहीन हो जाएगी। राजा, इसमें कैसी तौहीन? यह तो शाही परिवार के लिए गर्व का वक्त है। इतनी कम उम्र में
राजकुमारी इतने कुशल योद्धाओं के बीच चुनौती के लिए तत्पर है। मेरा तो सीना गर्व से फूला जा रहा है और आप चिंता जता रही हो रानी महाराज, लेकिन मेरा तो हृदय धड़क रहा है। राजा, आप तनिक भी चिंता ना करें, राजकुमारी के साहस से ही मैं खुश हूँ, यही मेरा इनाम है। आज मुझे तो फक्र है कि हमारी बेटी में इतना साहस है। सोचो आगे चलकर उसका यह साहस कितना बढ़ेगा। यदि आप इस तरह चिंतित हो जाओगी तो राजकुमारी का साहस टूट सकता है, तो आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। रानी जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, उसके साहस में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी एक माँ के भाव हैं, उनको मैं कैसे रोकूं? यह भावना आप नहीं समझ सकते हो। राजा, आप अपनी आंख बंद कर लीजिए और बस ताही सोचिए कि हमारी बेटी आज इतनी कम उम्र में सेना के साथ है और शायद यही उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। देवी माँ की कृपा से बेटी हुई थी तो यह समझ लो वो साक्षात देवी माँ ही है। अब आप चिंता छोड़ दीजिए। राजा के कहने पर रानी तारामती ने आंखें बंद तो कर ली, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। बार बार आंखें खोलकर राजकुमारी की तरफ देख रही थी। उधर राजकुमारी की गर्दन भी नहीं हिल रही थी, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए खड़ी थी। फिर आदेश अनुसार राजकुमारी की बारी आई। चंद्रावती ने अपने इष्ट को याद किया और धनुष पर प्रत्यांशा चढ़ाई। हवा की रफ्तार से तीर कमान से निकला और सीधा लक्ष्य को भेद गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया और वीरप्पा के चेहरे पर पसीने के बूंदे थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर मैदान में उपस्थित सभी लोगों ने करतल ध्वनि से राजकुमारी की विजय का नाद किया। सेनापति चक्रधर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मैदान में अब तक गर्व से सीना ताने खड़े वीरप्पा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि इस व्यय में कोई नौसिखिया कैसे इस लक्ष्य को भेद सकता है। अब तक तो इस राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो कि वीरप्पा से आगे निकल सके, लेकिन आज राजकुमारी ने वो कर दिखाया जिसका तो वीरप्पा ने सपने में भी नहीं सोचा था। सेनापति बनने का सपना टूटता हुआ देख वीरप्पा बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। राजा ने रानी की तरफ देखा तो रानी भी मुस्कुरा रही थी। संपूर्ण राज्य में पहली बार किसी औरत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और विजेता भी बन गई, और राजकुमारी यह निशाना साधने वाली सबसे कम उम्र की भी थी। तो मंत्री वर्ग का फैसला भी राजकुमारी को विजेता मानने का था। छोटी सी मंत्रणा के बाद तय हुआ कि वीरप्पा और राजकुमारी की उम्र का फर्क देखकर पहला नाम तो राजकुमारी का ही होगा, लेकिन अभी इस स्पर्धा में एक और स्पर्धा बाकी थी। अब वीरप्पा और भी क्रोधित हो गया। वो राजकुमारी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा, लेकिन अभी घुड़सवारी बाकी थी। वीरप्पा को विश्वास था कि घोड़े को संभालना तो राजकुमारी के बश की बात नहीं है। वीरप्पा सोच रहा था कि घुड़सवारी में जीतकर मैं अपनी इज्जत तो बचा ही लूँगा, लेकिन पद ना मिलने के आसार देखकर वीरप्पा को राजकुमारी से जलन होने लगी, क्योंकि तीरंदाजी में राजकुमारी ने बाजी मार ली थी। विशंभर और चक्रधर के साथ गणमान्य मंत्रियों ने चर्चा की और दूसरी प्रतियोगिता होने तक विजेता का नाम ना निकालने का निर्णय लिया गया, ताकि घुड़दौड़ में किसी भी योद्धा पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव ना हो, बल्कि एक स्पर्धा को स्पर्धा की भावना और नियम से पूरा किया जा सके। किंतु वीरप्पा समझ रहा था कि इस बार उसके सेनापति पद के बीच में राजकुमारी चंद्रावती आ गई थी, जो पद पाने के लिए वो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा था। अब वो पद ना मिलने के आसार बन चुके थे। अब एक ही रास्ता था, अगर घुड़दौड़ में राजकुमारी हार जाए तो अंतिम विजेता वीरप्पा बन सकता था। चक्रधर के आदेश से यह कहलवाया गया कि दोपहर के खाने पश्चात घुड़सवारी होगी, अतः सभी भोजन ग्रहण करके कुछ शामियानों में आराम कर सकते हो। लेकिन वीरप्पा को कहाँ अब भूख थी, वो कुछ अलग ही सोच रहा था। उधर राजकुमारी भी अपने घोड़े को सहला रही थी। राजकुमारी तो अनजान थी, नादान थी, उसे वीरप्पा की सोच का पता नहीं था। वो बस अपने गुरु चक्रधर के कहने पर सिर्फ
अपनी योग्यता का परीक्षण करने ही इस प्रथा का हिस्सा बनी थी। लेकिन वीरप्पा की आंखों में अब राजकुमारी कांटा बनकर खटकने लगी। शामियाने में सभी भाग लेने आए लोग खाना खा रहे थे और कुछ आराम कर रहे थे, लेकिन वीरप्पा उन सबसे दूर कुछ अलग सोच रहा था। कहते हैं, जहाँ सत्ता की लालसा पनप जाए वहाँ नीति समय ताक पर रख दिए जाते हैं और फिर अन्यायपूर्ण कार्य शुरू हो जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें। धन्यवाद।